स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर अपन जानेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, उनके सभी स्टेप्स के बारे में जानेंगे कि कौन से एंजाइम्स यूज हो रहे हैं और उन सभी स्टेप्स में क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अपन जानेंगे वीडियो में आगे। तो अगर आपको ये सब जानना है और अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस में थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी है समझने में, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ग्लाइकोलाइसिस में कभी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए अपन अपने ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टेप्स को उसके जानने से पहले अपन को पहले ग्लाइकोलाइसिस के कुछ बेसिक्स के बारे में जान लेना चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस, इस वर्ड का मीन्स आता है कि ग्लाइको मीन्स आता है ग्लूकोज और लाइसिस का मीन्स होता है ब्रेकडाउन। यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। और ये जो स्कीम है ये 3 साइंटिस्टों ने दिए थे, जिनका नाम है गुस्ताव एम्बेडेन, ओटो मेयरहॉफ एंड तीसरे साइंटिस्ट का नाम था जे परनास। तो इन 3 साइंटिस्टों ने मिलकर ये जो स्कीम है ग्लाइकोलाइसिस की वो दी थी, जिन्होंने बताया था कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। फिर अगर अपन ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो इसी को अपन ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ईएमपी पाथवे, ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है। एनारोबिक की अगर अपन बात करते हैं तो एनारोबिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ये सिर्फ ओनली मीन होता है ग्लाइकोलाइसिस। रेस्पिरेशन का ओनली मीन सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस का होता है। इसका मतलब है ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ और सिर्फ यही रेस्पिरेशन का मीन होता है। ग्लाइकोलाइसिस से जो एनर्जी रिलीज होता है एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स उसी को यूज़ करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर अपन एरोबिक की बात करते हैं तो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में ग्लाइकोलाइसिस के आगे भी बहुत से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब ग्लाइकोलाइसिस की खास बात तो ये है कि ग्लाइकोलाइसिस दोनों एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में भी होता है और एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अब ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, यहाँ पर होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन। यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, और उससे क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं यहाँ पे पायरुविक एसिड से। और वहीं पे अगर अपन प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में जो अपन को ग्लूकोज मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सुक्रोज से। ये जो सुक्रोज होती है ये फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट होता है। और सुक्रोज जब ब्रेकडाउन होता है तो उससे 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं अपन को। एक तो होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक तो होता है फ्रक्टोज। और ये जो एंजाइम यूज होता है इसको कन्वर्ट करने में वो होता है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज, ये जो एंजाइम होता है इसकी मदद से सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो ग्लूकोज होता है ये यहाँ पे अपना एंटर कर जाता है ग्लाइकोलाइसिस में। अब यहीं से अपना ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होता है। अब अपन ग्लाइकोलाइसिस के हर एक स्टेप के बारे में जानेंगे कि कौन से स्टेप को अपन क्या बोलते हैं। चलिए अपन ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करते हैं। तो ये जितनी भी स्टेप्स हैं यहाँ पे मैंने लिख ली है, क्योंकि इनको लिखने में टाइम लगता है और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली समझेंगे कि कैसे होता है। यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। और ये कन्वर्जन कैसे होता है, यहाँ पे ATP का कंज्यूम होता है और ये ATP से ADP बन जाता है। मतलब ये ATP अपना एक फॉस्फोरस इस मॉलिक्यूल में दे देता है, इसलिए ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो जाता है। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या है, ये अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा है। अब अगर ये अपनी फॉर्म को चेंज करेगा तो ये कौन सा एंजाइम यूज़ करेगा, जब भी याद रखना, जब भी मॉलिक्यूल अपनी फॉर्म को चेंज करता है तो वो आइसोमेरेज एंजाइम को यूज़ करता है। और यहाँ पे फॉस्फोरस भी है, तो यहाँ पे जो एंजाइम आता है वो आता है फॉस्फो
हेक्सो आइसोमेरेस। यहाँ पे इस एंजाइम का यूज़ हो रहा है और यहाँ पे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो होता है हेक्सो काइनेस। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन चुका है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी कन्वर्ट होता है आगे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। 1,6 बिस फॉस्फेट का मतलब ये है, यहाँ पे 2 फॉस्फोरस है और बिस यहाँ पे बी, ये बिस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो 2 आता है 2, उसको अपन यहाँ पे बिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिस फॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फोरस के एटम्स हैं और वो 1,6 पोजीशन पे हैं। तो यहाँ पे एक और फॉस्फोरस कैसे आएगा, तो एक और फॉस्फोरस के लिए अपन को क्या करना है, एटीपी का कंजम्पशन होगा और वो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फोरस और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फोरस। तो एक फॉस्फोरस यहाँ पे कंज्यूम हो जाती है और इस मॉलिक्यूल में जुड़ जाती है, जिसके बाद ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसको अपन बोलते हैं फॉस्फो फ्रक्टो काइनेस एंजाइम, जिसका अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो अपन PFK भी बोलते हैं। और इसी स्टेप को अपन याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कंफ्यूजिंग करने के लिए या फिर बच्चों के इंटेलिजेंस को समझने के लिए पूछा जा सकता है। इसी को अपन रेट लिमिटिंग स्टेप भी बोलते हैं, क्योंकि इसी स्टेप से रेट लिमिटिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मॉलिक्यूल ले रहा है, यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो यहाँ पे अपन ने किस किस स्टेप्स के बारे में जाना, ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और उसके बाद एल्डोलेस एंजाइम यूज होता है और 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ट्रियोस फॉस्फेट के, जो 3 कार्बन के होते हैं, दोनों के दोनों 3 कार्बन के होते हैं। और ये 6 कार्बन का था अपना, तो ये सारे 6 कार्बन के होते हैं और उसके बाद 3 कार्बन की साइकिल स्टार्ट होती है, मतलब प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो होता है एल्डोलेस। और ये जो 2 ट्रियोस फॉस्फेट होते हैं ये भी इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। और इंटर कन्वर्टेबल अगर होंगे तो जैसे कि मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था आइसोमेरेस एंजाइम यूज होता है, तो यहाँ पर भी आइसोमेरेस एंजाइम की मदद से ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अब इस स्टेप की जो मैंने इतनी स्टेप इसमें बताई डायरेक्टली, इस स्टेप का एक स्पेसिफिक नेम होता है। इस स्टेप को अपन बोलते हैं एक्टिवेशन फेज और एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। क्योंकि यहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो एनर्जी को कंज्यूम करता है, एनर्जी दे नहीं रहा होता। और लेकिन अपन रेस्पिरेशन में जानते हैं कि एनर्जी निकाली जाती है मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पे ये तो उल्टा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ग्लाइकोलाइसिस जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसके आगे 5 से 6 स्टेप्स और भी आएंगे। उसमें आपको एक्चुअली में जो एनर्जी इन्होंने अभी तक जो ली थी उससे भी ज़्यादा एनर्जी ये देंगे। तो उसको अब अपन जानते हैं कैसे। तो वहाँ पर अपन ने जैसे कि देखा था 2 ट्रियोस फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 2 ट्रियोस फॉस्फेट जिनका नाम क्या है, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, अब ये भी इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, आइसोमेरेस एंजाइम यहाँ पे यूज़ होता है। अब अपनी जो आगे जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो ट्रियोस फॉस्फेट से होती है, तो ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो जाता है इस एंजाइम की मदद से। और फिर यहाँ पे ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। तो ग्लिसरल 3 फॉस्फेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको अपन बी मीन्स बिस, ठीक है, बिस फॉस्फो पी ग्लिसरिक जी और एसिड ए, इसको अपन BPGAB बोलते हैं। अब यहाँ पे जब ये कन्वर्ट हो रहा है यही स्टेप होता है जहाँ पे अपन को एनर्जी मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन को 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं किसके, NAD से अपन को 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं NADH के।
तो यहाँ पे अपन जानते हैं जो NADH होता है वो ATP से ज़्यादा पावरफुल होता है। एक NADH से 3 ATP के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, और यहाँ पे एक ट्रियोस फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल से एक NADH मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा देता हूँ, तो इसके कारण 2 NADH मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रियोस बिस फॉस्फेट बन चुका है, जिसको अपन बोलते हैं 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, BPGA। अब ये जो BPGA है, इसमें से अपन B निकाल देते हैं। B मतलब बिस अगर अपन को निकालना है तो ये जो 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, 2 एटम आ रहे हैं फॉस्फोरस के, इन 2 एटम को अपन को एक एटम करना है। तो क्या करेंगे अपन, इसमें से क्या करो, ADP से ATP बना दो, ATP। तो ये फॉस्फोरस जो है ATP के साथ निकल गया, मतलब यहाँ पे भी एनर्जी निकल गई। यहाँ पे तो अब देखा अपन ने वो अपनी तो एक्टिवेशन फेज पहले वाले में अपन ने देखी, यहाँ पे अपना पे ऑफ वो है स्टेज। तो यहाँ पे पहले NADH बनी, फिर उसके बाद ATP बनी, जो वो भी 2 मॉलिक्यूल के हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल से एक ATP बनी, यहाँ पे एक NADH, तो 2-2 है, तो यहाँ पे भी 2 ATP के मॉलिक्यूल बन गए। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखिए सब में क्रॉस 2 कर रखा है, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल 2 बन रहे हैं, डबल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर से ATP NADPH बनी। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो बहुत ही बड़ा एंजाइम का नाम है, ठीक है, जो है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पे अभी नीचे आ रहा होगा, वहाँ पे आप जहाँ के देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है, जहाँ पे ATP बन रही है, यहाँ पे एंजाइम यूज होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो 2 ट्रियोस बिस फॉस्फेट है, इससे वापस ट्रियोस फॉस्फेट बनता है, जैसा कि अपन ने देखा PGA, जिसको यहाँ पे जैसे मैंने कहा B हटा देते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक फॉस्फोरस निकल गया है इसलिए। ठीक है, PGA। अब जब इसके बाद वापस जो स्टेप होता है, वहाँ पे एक और एंजाइम यूज होता है, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस। ठीक है, ये थोड़ा अजीब सा एंजाइम है। या इसके कारण क्या बनता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोग्लिसरेट बचता है, PG फॉस्फोग्लिसरेट, जो कि 2-फॉस्फोग्लिसरेट, दैट मीन्स सेकेंड कार्बन पे फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद वापस जब आगे अपन आते हैं, तो यहाँ पे एक और एंजाइम यूज होता है, जिसका नाम है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम से पूछा जा सकता है, इनोलेस एंजाइम। तो यहाँ पे इनोलेस एंजाइम और ये जो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस है, इन दोनों स्टेप में ATP या फिर हम बोल सकते हैं एनर्जी नहीं मिल रही। इनोलेस के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे वाटर रिलीज होता है, H2O 2H2O रिलीज होती है, और इनोलेस के टाइम पे यहाँ पे वाटर रिलीज होता है, और अपना क्या बनता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट के बाद अपना लास्ट स्टेप आता है पायरुविक एसिड का, और जब पायरुविक एसिड बनता है तो यहाँ पे वापस ADP से ATP बनती है, वो भी 2। ठीक है, और यहाँ पे भी जो एंजाइम यूज होता है वो होता है पायरुवेट काइनेस। तो यहाँ पे ये एंजाइम यूज होता है पायरुवेट काइनेस, और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल अपन को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अपना ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होता है। अब आपको याद कैसे करना है, पहले वाले में तो मैंने कहा था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, इस तरीके से याद करना है, जो कि बहुत ही ईजी हो जाता है याद करना। ठीक है, और जब भी फॉस्फोरस जुड़ेगा तो वहाँ पे अपन फॉस्फेट वर्ड को जोड़ते हैं, तो अपन को वो वहाँ पे वो भी पता चल जाता है कि ATP कहाँ पे यूज हो रही है। इस स्टेप को कैसे याद करना है, इस स्टेप को अपन जानते हैं, 2 ट्रियोस फॉस्फेट बनते हैं, जहाँ पे आइसोमेरेज की हेल्प से वापस याद क्या करना है, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो यहाँ से अपनी पे ऑफ जो फेज़ है ग्लाइकोलाइसिस की वो स्टार्ट होती है। पे ऑफ फेज़ यहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से स्टार्ट होते ही यहाँ पे NADH निकलता है। तो पहली स्टेप में NADH निकला और ट्रियोस बिस फॉस्फेट बन गई। ठीक है, ट्रियोस बिस फॉस्फेट, जिसका जो एक्चुअल नेम है वो क्या है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो अगर आपको मैं डायरेक्ट ये जो शॉर्ट वाले नेम है इनसे याद कराऊँ,
ट्रियोस फॉस्फेट, ट्रियोस बिसफॉस्फेट, फिर वापस ट्रियोस फॉस्फेट। ठीक है, इस तरीके से चल रही है। फिर ठीक है, अब अगर इस नाम से याद करते हैं तो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या बनती है, BPGA, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर बी हटा देते हैं तो सिर्फ PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर अपन ए हटा देते हैं तो सिर्फ फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, फिर उसके बाद फॉस्फोग्लिसरेट है तो इनोलेस आ जाएगा। इनोलेस के कारण क्या बनेगा, इनोल बनेगा, तो फॉस्फो इनोल पायरुवेट। ग्लिसरेट था, इनोलेस एंजाइम आया तो इनोल बनेगा, तो फॉस्फो इनोल पायरुवेट कर दिया। और फिर अपना लास्ट स्टेप तो है ही पायरुविक एसिड का, तो पायरुविक एसिड बनेगा और एंजाइम क्या यूज होगा, पायरुवेट काइनेस। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के मैं आपको बता देता हूँ अब, जो एनसीईआरटी में हैं और एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो एंजाइम्स है जो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं वो भी यहाँ पे लिखे हैं, तो आप कंफ्यूज ना होइए। शुरुआत के जो मैंने स्टेप बताए थे एक्टिवेटिंग स्टेप, उसके तो सारे एंजाइम्स आप याद कीजिए क्योंकि वो बहुत ही ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये आइसोमेरेस एंजाइम है, ये याद कीजिए। ये इनोलेज जो एंजाइम मैंने कहा जब आता है वो याद कीजिए, पायरुवेट एंजाइम याद कीजिए, और वो जो शुरुआत के हेक्सोकाइनेस थे वो सब याद कीजिए। और ज़्यादा याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और ये भी याद रखना कि कहाँ पे कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ पे NADH रिलीज हो रही है, ATP और NADPH। अब यहाँ पे अगर अपन नेट गेन की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपना नेट गेन, तो नेट गेन में अपन जानते हैं शुरुआत में 2 ATP कंज्यूम हुई थी और उसके बाद यहाँ पे 2 ATP मिल भी रही है, तो ये तो उससे कैंसिल आउट हो गई। अपन को 2 NADH मिला और 2 ATP मिली, डेट मीन्स 2 NADH और 2 ATP। ठीक है, अगर आप में ये तो अपने को नेट गेन मिला। अब मैं ATP की फॉर्म में अगर नेट गेन बोलूँ तो ये तो 2 ATP, और ये एक NADH से अगर 3 ATP मिलती है तो 2 NADH से अपन को 6 ATP मिलेगी, तो 6 + 2 कितनी हो गई, टोटल 8 ATP। तो 8 ATP का टोटल गेन होता है ग्लाइकोलाइसिस में। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़, अगर आपको ये अब भी समझ में नहीं आया तो इसे ढंग से देखिएगा। ठीक है, और अगर आपको इसे याद करना है तो मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को आप वीकली में 1 से 2 बार देख लो। ठीक है, 2 से 3 बार देख लोगे ना एक बार कंटिन्यू, और कैसे समझना है आपको, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा जो मैंने स्टेप बताया है। ट्रियोस फॉस्फेट, फिर ट्रियोस बिसफॉस्फेट, फिर ट्रियोस फिसफॉस्फेट, फिर BPGA, PGA, PG, इनोलेस, फॉस्फोइनोले पायरुविक, और फिर पायरुविक एसिड। तो ऐसे अगर आपको याद करेंगे 2-3 बार आप ट्राई करेंगे तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा, फिर कभी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।